केंद्र से इतना पैसा आता है। 22,000 करोड़ रुपए में अगर आप चाहेंगे आदिवासियों का विकास करना, तो एक एक घर से, एक एक जगह से कितने आईएएस और आईपीएस और कितने संस्था एजुकेशन का बनेंगे। उस 22,000 करोड़ रुपया से पूरा का पूरा सेटअप इंग्लैंड से ला के बढ़ा सकता है आदिवासियों को। हाँ, हेलो, जोहार, नमस्कार। मैं खुदीराम, आपका दोस्त और होस्ट। आज के खास मुलाकात एपिसोड में आज मैं आपको मिलाऊंगा गुमला जिला के बिशुनपुर के विधायक श्री चामरा लिंडा जी से, और उनसे करेंगे आदिवासियों के विकास से जुड़े कई सवाल, क्योंकि ये ऐसे विधायक हैं जो आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। झारखंड में आदिवासियों का विकास क्यों नहीं हो रहा? झारखंड तो आदिवासियों के लिए बना, इस पे दो मत नहीं है। भारत का पार्लियामेंट भी इस बात का जिक्र कर चुका है कि आदिवासियों का हित नहीं हो रहा है, और इसका प्रमुख कारण भी रहा है कि झारखंड अलग करने के लिए आदिवासियों ने मूवमेंट भी किया। कुछ और लोग थे, मगर मेजॉरिटी में आदिवासियों ने मूवमेंट किया। उसके पीछे पर्पस भी यही था कि हमारी नौकरियां हमें नहीं मिल रही थी, बिहार के लोग उससे ले रहे थे, और हमारी जो संसाधन है, जो माइंस मिनरल्स हैं, तो उसकी जो रॉयल्टीज़ हैं वो व्यापक पैमाने पे मिलती है। बहुत सारा पैसा, जैसे अभी एमडीएफ फंड बोलते हैं उसको, या तो लोहा का भी जो पैसा है, रॉयल्टीज़ है, गवर्नमेंट को भी मिलता है, और वहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए भी मिलता है। कोयला भी अंबार भरा है, बॉक्साइट भी अंबार भरा पड़ा है। तो ये चीज़ें भी आदिवासियों के हित में नहीं जा रही थी। सेपरेट झारखंड मांग करने के पीछे ये कारण रहा था। तो जाहिर है कि वंचित, डिप्राइव रहे आदिवासी लोग शुरू से ही। पढ़ाई लिखाई में भी इसके साथ धोखा हुआ, सही एजुकेशन इसको दिया नहीं गया। मेरे ख्याल से आदिवासियों के लिए संवैधानिक प्रावधान भी प्रदत्त है कि उसको तरक्की करना है, आगे बढ़ाना है। ट्राइबल सब प्लान का जैसे पैसा, अब तक ट्राइबल सब प्लान का पैसा आदिवासियों को मिला ही नहीं, एक पैसा भी नहीं मिला। इसको बंदर बांट करके एनजीओ, डीसी, सरकार सभी लोग ले लिए, खा गए इसको। जैसे मैं कहता हूँ कई बार शुरू से ही, जैसे लालू यादव जी का जो चारा घोटाला था, वो ट्राइबल सब प्लान का पैसा गबन हो गया था। आदिवासियों को जो अर्जुन मुंडा जी दिए थे 10-10 लोगों के बीच में जो गाड़ियाँ दी थी, कमज़ोर गाड़ी दिया था, वो भी ट्राइबल सब प्लान का पैसा सही हुआ था। तो जितने मुख्यमंत्री हुए वो टीएसी के चेयरमैन होते हैं, और आदिवासियों को डेवलपमेंट करने के बदले में उन पैसों को वे लोग अपने हित में खर्च करते हैं, और आदिवासियों को उसका कोई चीज़ भी हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि 275(1) जो धारा है संविधान का, उसके तहत में आदिवासियों को उस स्टेट का जो पॉपुलेशन है, उस बजट का, उस स्टेट का बजट का उतना परसेंट मिलता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर 90,000 करोड़ रुपया यहाँ का बजट है इस स्टेट का, तो उसका 26% आदिवासी पॉपुलेशन है, उसका 26% केंद्र सरकार का कॉन्सोलिडेटेड फंड से हर साल मिलता है, 22,000 करोड़ रुपया। ये 22,000 करोड़ रुपया बहुत व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। ये हिस्सा संविधान में ही प्रदत्त है, लिखा हुआ है कि कितना देना है, और इसलिए केंद्र से इतना पैसा आता है। 22,000 करोड़ रुपए में अगर आप चाहेंगे आदिवासियों का विकास करना, तो एक एक घर से, एक एक जगह से कितने आईएएस और आईपीएस और कितने संस्था एजुकेशन का बनेंगे। लेकिन अभी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में एक स्कूल बना दिया है कल्याण विभाग के द्वारा। वहाँ ना टीचर है, ना खाना है, ना पढ़ना है, ना डिसिप्लिन है, कोई सिस्टम नहीं है। वो नेत्रहाट जैसा विद्यालय क्यों नहीं बना सकता है आदिवासी का पैसा से? उस 22,000 करोड़ रुपया से पूरा का पूरा सेटअप इंग्लैंड से ला के बढ़ा सकता है आदिवासियों को। अभी ऐसे स्कूलों में पढ़ाई करवाता है जहाँ का बेस इतना कमज़ोर है कि पढ़ने के बाद वो कुछ भी कामयाब नहीं होता है। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है अभी किसी समाज के लिए, उस समाज को वही चीज़ तरक्की कराएगा, आगे बढ़ाएगा, सोच देगा, नौकरी देगा। जैसे नौकरी के लिए हम सब अलग तो हो गए, मगर नौकरी कैसे प्राप्त करेंगे? उसकी योग्य कहाँ है? योग्य हमको क्यों नहीं बनाया जा रहा है? मेरा अपना पैसा है,
आदिवासी का पैसा है। तो लूट अभी भी जारी है। अब आदिवासियों को सचेत होने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को लूटने लेने की आवश्यकता है, प्राप्त करने की ज़रूरत है। और आदिवासियों का विकास के लिए उन्हें अपने स्वयं निर्णय करने का ज़रूरत है कि हम क्या करेंगे। जैसे सप्लान का पैसा को हमको क्या करना है, किस क्षेत्र में डालना है, उसको कौन निर्णय करता है? यहाँ का सेक्रेटरी, यहाँ का सरकार। और वो लोग उस आधार पर निर्णय करता है कि इस निर्णय में मेरा कितना हिस्सा होगा। एनजीओ, डीसी एनजीओ को दे देता है पैसा, करोड़ों करोड़ रुपये देते हैं, और एनजीओ से 50% में बांट लेता है। एनजीओ मतलब क्या होता है? वो पशु पालन करने के लिए दे देगा, पेड़ डालने के लिए दे देगा, लिप्टस का पेड़ डालेगा, और छीटाकसी करके पूरे के पूरे पैसे लोग खा जा रहे हैं। तो उसको कौन मांगेगा? आदिवासी मांगेगा, आदिवासी लड़ेगा। अगर दूसरे ये लोग लूट रहे हैं तो इसमें हम आदिवासियों के विषय में भी कहेंगे कि आप सचेत नहीं हैं, लड़िए, मांगिए, लूटने मत दीजिए, खाने मत दीजिए। तो होगा क्या? जाहिर है कि किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए संसाधन, आर्थिक संसाधन का अति आवश्यक है। शेड्यूल एरिया यहाँ पर झारखंड प्रदेश में आधा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, आधा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी हैं, और इसके लिए अलग से प्रावधान है पैसा आने का। हम स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, उसकी जो रॉयल्टी मिलती है उस पर हम डिपेंडेंट नहीं है। तुम लोहा, कोयला, यूरेनियम का जो रॉयल्टी मिलता है तुम अपना खर्च कर लो। मेरा जो पैसा मिलता है, जो हमारे पुरखों के लड़ाई के परिणाम के संविधान में प्रदत्त प्रावधान के तहत मिलता है, वो तो हमें दो, वो तो मेरे अनुसार खर्च करने दो, वो तो आदिवासियों को उत्थान करने के लिए दो। झारखंड भारत देश आजाद होने के बाद से अब तक ये पैसा आदिवासियों के हिस्से में नहीं गई है, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि इन पैसों को इन कुर्मी भाई लोगों ने देख लिया। जैसे अभी मधेसिया या क्या मणिपुर वाले जो कुकी और अन्य जनजाति हैं, उनकी ज़मीन और उनके ये पैसे, उनके लड़ने के कारण जो भारत का संविधान से पैसे मिलते हैं उससे कैसे छीना जाए, और इनके पुरखों ने जो ज़मीन बनाया है उस ज़मीन को कैसे हमको हथियाना पड़ेगा। तो संकट आदिवासियों के पास है। आने वाला कल में ये और ज़्यादा बढ़ेगा और लोगों में चेतना बढ़ेगा। जो अदर्स हैं वो आदिवासियों को ही छीनने की कोशिश करेंगे, उसका प्रॉपर्टी को ही छीनने की कोशिश करेंगे। अब ट्राइबल ही बचाना है। पॉलिटिकली आदिवासी नहीं बच पाया, क्योंकि पॉलिटिकली कंप्रोमाइज़ होता है, समझौता होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि यूपीएससी का रिजल्ट निकला, उसमें 45 रिजल्ट हमने देखा, 45 में 40 एक लगातार मीना का है। ये मीना तो आदिवासी था नहीं, 1969 में ये आदिवासी बने। तो ये संकट और आने वाला कल में बढ़ेगा। जैसे इस बार कुर्मी आदिवासी बनने चाह रहे थे, उसका भी मकसद था कि ये नौकरियां हैं उस पर हम काबिज हो जाएं, इनके ज़मीन है उन पर हम काबिज हो जाएं। तो ये आदिवासियों का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आदिवासी या तो समाप्त हो जाएगा या तो संघर्ष करेगा तो बचेगा, ये सिचुएशन है। क्योंकि एक तरफ से दूसरे उसके प्रॉपर्टी को छीन रहे हैं, दूसरी तरफ से उनको आगे बढ़ने के लिए जो संस्थान है, प्रावधान है, जो चीज़ें हैं वो बहुत कमज़ोर कर दी गई हैं, वो पैसा उसे मिल नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल में आदिवासी समाज को ही चेतनशील होना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे, जानकार, समझदार और आदिवासी के प्रति जो अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो आदिवासी के प्रति जिसमें जज्बा है, उन लोगों को, आदिवासियों को गोल बंद करके उसके समझाना और बताने की ज़रूरत है कि तुम कौन हो। देखो, ये झारखंड प्रदेश तो किसकी है? ये भारत देश भी माना जाता है, आदिवासियों की है, भारत देश भी माना जाता है। पूरे वैज्ञानिक कथन है ये, और इतिहासकारों का भी कथन है। आर्यों का आगमन होता है, उससे पहले वो कौन होते हैं? आदिवासी यहाँ पर भारत देश में सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारे आदिवासियों का अभी भी वहाँ पर जो लिपि है वो आर्यों का लिपि नहीं है, बाहरियों का किसी का लिपि नहीं है, उसको पढ़ा नहीं गया है, वो आदिवासी लिपि है, चित्रालेख लिपि है वो। और ये लिपि आर्यों के पास या जो बाहरी लोग जितने आए उनके पास है नहीं। तो वो देश भी हमारे से छीना गया। वो देश में भी
बाहरी इंट्रेंस आया, जिससे परेशानी बनी हम लोगों को। तो इसलिए हम, झारखंड प्रदेश भी हमारा, भारत देश भी हमारा, हम एस.सी. रॉय की किताबों को पढ़ते हैं, हटन, टेलर, इन सब ने, इसने मैंने कहा कि छोटा नागपुर के विषय में भी कहा इन लोगों ने कि छोटा नागपुर एक वर्जिन लैंड था विद द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्लियर करने वाले इस तरफ, छोटा नागपुर के इस तरफ, गुमला, रांची, लोहरदगा, खड़िया, उरांव, मुंडा, इन्हीं लोगों ने जंगलों को साफ किया। ये पूरे जंगल से भरे पड़े थे। यही भुइंहर हैं। इससे पहले कोई अन्य जातियां भी नहीं थी। संथाल परगना में भी यही है। कोल्हान का क्षेत्र, ये सारा छोटा नागपुर, ये सारा झारखंड, आदिवासियों ने जंगलों को काट के खेती के लायक, रहने के लायक बनाया। अब ये सवाल बनने लगेगा आप लोगों को, चाहे सभी लोगों को, कि तो फिर इतने पॉपुलेशन, दूसरे पॉपुलेशन आए कहाँ से, कैसे हो गए? यस, ये पॉपुलेशन आया जो 11वीं शताब्दी में यहाँ पर राजाओं का आगमन होता है। भारत देश में 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक राजपूतों का शासन पूरा भारत देश में था। उसका एक टुकड़ा झारखंड प्रदेश में एंट्री करता है और आदिवासियों को गुलाम बना लेता है। और वही राजा, जो रांतू का महाराजा, सभी जगह राजा अपना फैलाव करते हैं, रामगढ़ में या कोल्हान में या जमशेदपुर में, गुमला में, लोहरदगा में, और इसके गुलाम हो जाते हैं आदिवासी। इसी के बाद बाहरी आगमन भी शुरू होता है, शोषण भी शुरू होता है, हमारा प्रॉपर्टी का हस्तांतरण भी शुरू होता है। इसके बाद जो जमींदारी सिस्टम आया, अंग्रेजों ने जब शाह आलम द्वितीय को हराया और स्थायी बंदोबस्ती 1793 ईस्वी में लागू किया, इस समय बाहर का आगमन बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इस समय ब्रिटिश हुकूमत पूरा वर्ल्ड में जमींदारी सिस्टम को ही लागू करता था और पूरा वर्ल्ड में शासन करता था। उसी तरह से ये 3 स्टेट में, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड, बिहार, इसमें उसने लागू किया। और जब लागू किया तो टेंडर हुआ, जमींदार कौन बनेगा, कहाँ का। अगर घाटशिला का बनना है किसी को जमींदार, तो वो टेंडर हुआ बंगाल में, कलकत्ता में। अगर मेरे यहाँ का अगर जमींदार बनना है, मेरा यहाँ रांची का किसी गांव का जमींदार बनना है, तो उसका टेंडर हुआ गया में, पटना में, और भुवनेश्वर में टेंडर हुआ। जैसे उड़ीसा के लिए टेंडरिंग हुआ तो भुवनेश्वर में हुआ, बंगाल के लिए टेंडरिंग हुआ तो कलकत्ता में हुआ, बिहार के लिए टेंडरिंग हुआ तो वो गया और पटना में हुआ। तो उसके बाद बाहरी इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आए हैं। एक और कारण है जो बाहर का इन्फ्लक्स होने का कारण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और उत्खनन, माइनिंग, इसके कारण बाहरी लोग आए। मगर ये कहें कि हम लोग झारखंड के हैं तो नहीं, आप झारखंड के नहीं हैं। और हम ये बात नहीं कर रहे हैं, इतिहासकार कह रहा है, भूगोल कह रहा है, एंथ्रोपोलॉजी कह रहा है, ये सारे लोग बात को कहते हैं। हम तो उसको पढ़ के इन बातों को आपको बता रहे हैं। तो आदिवासियों में स्वाभिमान जागना होगा। ये तुम्हारा राज, तुम्हारा देश तुम्हारे हाथ से छीनता जा रहा है, लूटता जा रहा है। तुम्हारा हक, तुम्हारा अधिकार तुमको मिल नहीं रहा है, कैसे लोगे? राज तो ले लेते हो, हथियार से, टांगा से, बलुआ से, तीर से, धनुष से मार के, पीट के, आतंक पैदा करके, लेकिन कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से जो तुम्हारे पास राइट है, वो कब लोगे, कैसे लोगे? और नहीं लोगे तो हमारा और आपका जो अवनति है, जो अवनयन है, वो धीरे 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 चलता जाएगा। जैसे एक बात मैं कह रहा हूँ, हमारा पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन वगैरह तय होता है। अभी पिछला बार ये घट करके 26 से 19 कर दिया गया। आदिवासियों का सरना कोड भी नहीं देता है, गन्ना भी सही नहीं होता है। इस बार 2026 में फिर डिलिमिटेशन होने वाला है। पूरे आदिवासियों के लिए चुनौती है, ये घटेगा, 19 से कम करेगा। ये 15% आदिवासी झारखंड में है, ये बताएगा ये लोग। और रिजर्वेशन नौकरी की 15 कर देगा, एमएलए एमपी 15 कर देगा, संसाधन 15 कर देगा, ट्राइबल सब प्लान का पैसा भी 15% आने लगेगा। इतनी बड़ी चुनौती है, इतना घाटा होने वाला है। पॉलिटिक्स नहीं करेगा, मैं बार बार कह रहा हूं आदिवासी भाइयों एवं बहनों, पॉलिटिक्स आपको गुमराह में रखेगा। जैसे पॉलिटिक्स ने मीना को आदिवासी बना दिया, वैसे ही कई जातियों के लिए अपने पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए, अपने बच्चों के लिए
करने के लिए पॉलिटिक्स सौदा करेगा और हमारा सौदा करेगा, आपका सौदा करेगा। इसलिए आप हमें चेतनशील रहना, हमें एक बार फिर आपको उलगुलान करना है अपने आने वाला कल को बचाने के लिए, इस राज को बचाने के लिए। भारत देश जैसा कहता है, अभी भी वहाँ जितने उनके निकाले जाते हैं वैज्ञानिक पद्धति कार्बन डेटिंग से, जितने भी खुदाई हुए हैं, सभी में ये तय हुआ कि ये किसका देश है। और राज के विषय में भी जितने ब्रिटिश के इतिहासकार हैं, सब ने कहा कि ये झारखंड प्रदेश, झारखंड झाड़ियों से भरा पड़ा था, इसको आदिवासियों ने काटा बनाया। तो हम देश को भी लॉस कर रहे हैं, राज को भी लॉस कर रहे हैं। हमारा टाउन का संख्या तो हम हट ही गए। जमशेदपुर से तो आदिवासी नहीं रह गया, ख़त्म हो गया। रांची से भी आदिवासी ख़त्म हो गया। जहाँ जहाँ टाउन है वहाँ पर मेरा प्रोटेक्शन का कानून लागू नहीं हुआ। 5th शेड्यूल प्रोटेक्शन का कानून, आदिवासी का 1 इंच ज़मीन दूसरा नहीं ले सकता है। फिर ले कैसे लिया? कानून कहाँ गया? संविधान कहाँ रह गया? 5th शेड्यूल में ये बातों को कथन है, संविधान ने कहा है। स्टेट का लॉ नहीं है, संविधान का लॉ है। और उसको ये स्टेट फॉलोअप क्यों नहीं करती, लागू क्यों नहीं करती? उसका स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाती है? उसका कोर्ट क्यों नहीं बनाता है? उसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों नहीं तैयार करता है? ट्राइबल सब प्लान का पैसा से ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट तैयार करे। मगर हो सकता है इसकी डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, जागृति नहीं है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत नहीं पड़ता है और वो चुपचाप बैठी रहती है। तो एक ही चीज़ हमें लगता है मंत्र है आदिवासियों में, आदिवासियत की जागृति और गोलबंद होना, ताकतवर बनना, एकता बनना। एकता ही आदिवासियों को ताकतवर बनाता है। एक तरफ होना वितरित है, बटे हुए हैं सब आदिवासी, हर जगह बटे हुए हैं। अब उस समय हम सब कैसे जीत लेते थे? तीर धनुष टांगा बलुआ ऐसे से। उस समय लोकतंत्र नहीं था। अब वो हस्तांतरण हो गया। जीत उसी का होगा जो अवेयर होगा, जो मतदान करने जानेगा, जो एक तरफ होगा, जो पावर को लेगा, जो सत्ता को लेगा। जैसे इस्लाम का सत्ता आया यहाँ तो उसका विस्तार हुआ, इंग्लैंड का सत्ता आया उसका विस्तार हुआ। सत्ता प्रोटेक्ट करती है, सत्ता विस्तार कराती है। आदिवासियों के विषय में सोच कराने के लिए सत्ता, कैसा सत्ता? आदिवासी सत्ता। ये तो अभी तक आदिवासी का सत्ता नहीं आया। आदिवासी वोट से जीता हुआ ही सत्ता आदिवासी सत्ता होगा। तो उसकी अवेयरनेस नहीं रहा शुरू से लेकर अंत तक। पॉलिटिक्स देखो, आदिवासियों के तरफ में, उरांवों के तरफ में जो जतरा लगता था, जतरा, उसमें एस.सी. रॉय कहते हैं कि वो जतरा मतलब आदिवासियों का सोशल, इकोनॉमिकल, जुडिशियल, पॉलिटिकल, ये गैदरिंग में ये तय होता था, ये बातें क्लियर होती थी। तो उसी तरह से सारे आदिवासियों की अपनी अपनी संस्थागत तरीका है। इसी के माध्यम से आपको एकता लाना पड़ेगा, गोलबंद लाना, एक सुर में चलना पड़ेगा। और नहीं तो रावण भी बहुत मजबूत था, लेकिन विभीषण वहां आ गया और सब नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे ही यहां पर आदिवासियों के साथ होता है। सब बटे हुए हैं, पार्टियों में भी सब बटे हुए हैं, कोई कांग्रेस में, जेएमएम में, आजसू में, बीजेपी में, सभी पार्टियों में। इसलिए उसको तरजीह नहीं है, वो सत्ता को हाथ में नहीं ले पाता है और निर्णय नहीं कर पाता है कि ट्राइबल सब प्लान का 22,000 करोड़ रुपया जाएगा कहां। हाँ दादा, आपका विचार तो बहुत अच्छा है। तो आप ही सब आदिवासियों को एक जगह क्यों नहीं गोलबंद करते हैं? हम लोग देखो, शुरू से ही हम लोग ऐसा करते रहे हैं। आदिवासी छात्र संघ हम लोगों के दिमाग में भी यही रहा था शुरू से। जब हम सब पढ़े, जाने, समझे, कानून, संविधान, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी वगैरह पढ़ाई के में ही ये एक चेतना जागृत हुआ कि आदिवासियों को गोलबंद करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने आदिवासी छात्र संघ 2000 में गठन किया था कि आदिवासी गोलबंद हो। फाइटिंग करना इसके पीछे मकसद था, मगर वो फाइटिंग कितना दिन तक सर्वाइवल करेगा। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने तय किया कि क्या हम लोग पॉलिटिकली आदिवासी वोट से ही खाली खड़ा हो सकेंगे, जीत सकेंगे। और हमने प्रयोग किया और 2009 में हम 20,000 से जीते, सिर्फ आदिवासी वोट से। दूसरा कोई हमको वोट नहीं दिया था, सिर्फ आदिवासी। क्योंकि हमने कहा कि हमको सिर्फ आदिवासी दो, दूसरा मत देना वोट, क्योंकि हम आपके लिए करेंगे ही नहीं, आपके लिए कर ही नहीं पाएंगे कोई चीज़। हमको सिर्फ आदिवासी के लिए करना है।
और हमने अपना विधानसभा में तीनों बार अभी तक 3-3 बार हमने जीता सिर्फ आदिवासी वोट से। और इसीलिए हम कर पाते हैं। जब जब दिक्कतें आती है आदिवासियों का, बड़े रैलियां करना हो, प्रभात तारा में करना हो, उसके विषय में निकलना हो, करना हो, तो हम किसी से डर नहीं लगता है। बस हम आदिवासी समाज पर डिपेंडेंट है, उसी की वोट पर, उसी पर ताकत पर, वही पावर देता है। और मुझे लगता है कि आने वाला कल में यही रास्ता उसको मंजिल तक पहुंचाएगी आदिवासी समाज को। आप जहाँ जहाँ भी हैं अपने अपने जगहों में आदिवासी को गोलबंद करिए और आदिवासी वोट से ही जीतिए, अकेले, दूसरा से मत जीतिए। और अदरवाइज दूसरे से लेंगे तो आदिवासी साई नेचर के हैं, उस पर दूसरे कम्युनिटी, दूसरे लोग ओवरकम कर जाते हैं, घेर लेते हैं। जो आपका लीडर है उसको घेर लेते हैं। और हम ये भी हमने जानने सुनने में, जब शुरुआत के आज से 5000 साल पहले आदिवासियों का लीडर हुआ करता था भारत देश में, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में, उस समय में भी उसके लीडर को इसी तरह से घेर लिया गया था और भारत देश में एंट्री हुआ, ऐसा हमको जानकारी मिला है। तो एक इतिहास है ऐसा, और अभी भी चल रहा है। जब भी कोई आदिवासी नाम से आगे बढ़ने चाहते हैं, उसको घेर लेते हैं दूसरे और डोमिनेंट हो जाते हैं। और डोमिनेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो उसका कहना होता है कि हम आपको बनाए हैं, हम आपको जिताए हैं, हम आपको पावर दिए हैं, हम आपको कुर्सी दिए हैं। और आदिवासी बेचारा सीधा साधा होता है, वो कभी डिमांड नहीं करता है, मांगने नहीं आता है। तो इसलिए जैसे एक मूवमेंट था हम लोगों का, आजसू का मूवमेंट, उसमें आदिवासी लोगों का ही ज़्यादा भूमिका रहा करता था। मगर उस मूवमेंट में भी सभी लोगों का मिलाने के कारण उन लोग कई बार तोड़ देता। तो वो चीट करते हैं, वे लोग गेम खेलते हैं। ये लोग अपने हित में आदिवासी सीधे साधुओं को पता चलने नहीं देता है और अपना हित में उसको साध लेते हैं वे लोग। तो इसलिए मेरा जो निर्णय है और जो हमने उसको प्रयोग भी शुरू कर दिया, क्योंकि पावर, पॉलिटिक्स, सत्ता, यही पावर है। अब बिना पावर आप किसी भी समाज को, किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए, उसका राइट को लेने के लिए, अधिकार को लेने के लिए, उसका ज़मीन को बचाने के लिए, उसका ट्राइबल सब प्लान का पैसा को प्राप्त करने के लिए आपको पावर चाहिए, ताकत चाहिए। वो ताकत अब हस्तांतरण हो गया। अब वो तीर धनुष वाला पावर अब मत में आ गया, वोट में आ गया, सत्ता में आ गया। तो वो सत्ता आदिवासियों का हो, आदिवासी व्यक्ति का सत्ता नहीं हो, आदिवासियों का सत्ता हो, व्यक्ति नहीं। इसीलिए अब झारखंड में भले ही हेमंत सोरेन का सरकार क्यों ना हो, लेकिन मुझे लगता है, मैं कैमरा चला रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड में जो है ना, दिक्कू तुष्टिकरण का राजनीति चल रहा है। केवल दिक्कुओं को संतुष्ट किया जा रहा है, आदिवासियों के फेवर में कोई काम नहीं हो रहा है। एज अ झामुमो विधायक आप क्या कहना चाहेंगे इस मैटर में? देखो, हम इस विषय में हम बोले, हम कहीं भी रहते हैं, हम जेएमएम में भी रहे तो हमारा पर्पस यही था कि जेएमएम आदिवासियों का है, शिबू सोरेन हैं, लड़े हैं, तो इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो होगा। मगर जैसे हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, हम भी रहेंगे, तब भी हम कंप्रोमाइजेबल एटीट्यूड को, जैसे हमने अभी कहा कि आदिवासी व्यक्ति खड़ा होता है मगर उसको दूसरे लोग उस पर बुरी तरह से हावी हो जाते हैं और आदिवासियों के प्रति में सोचने समझने तक नहीं देते हैं। ये शुरू से हुआ है, हजारों साल से हुआ है, अब भी जारी है। मैं क्यों कह रहा हूँ आदिवासियों को खुल्लम खुल्ला कि आप आदिवासी, आप तभी ताकतवर, शक्तिमान और आपकी पूंछ बनेगी जब आप आदिवासी वोटों से जीतेंगे। मिला जुला के कि उसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, तो कभी आदिवासी डोमिनेंट नहीं हो पाएगा, किसी भी स्थिति में नहीं। और 28 सीटों में आदिवासियों का सभी जगह पॉपुलेशन है, 50% से ज़्यादा है। जो शेड्यूल एरिया है उसकी जितने विधानसभा हैं, सभी विधानसभाओं में आदिवासी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है। क्यों नहीं जीतेगा? जहाँ 25% है वे लोग जीत रहे हैं, तो 50% है जहाँ वो अकेले जीत सकता है। मगर कमी कहाँ है? आदिवासियों का गोलबंद होने का वक्त, वो कब आएगा वक्त, एकता कब बनेगा, तब वो आदिवासी का सत्ता आएगा। आदिवासी का मुख्यमंत्री बनना, आदिवासी का प्रधानमंत्री बनना, आदिवासी का राष्ट्रपति बनना, इससे नहीं होगा। उसको बनाया कौन है? उसको वो घुमाता है, उसको वो नचाता है, उसको वो टिकट देता है, उसको वो फीडबैक देता है, इसलिए उसको उसके अनुसार चलना मजबूरी है, वो नहीं।
उससे हमारा आदिवासियों का जो समस्याएं हैं उसकी हल नहीं होंगी, समाधान नहीं होगा। आदिवासी का सत्ता, आदिवासी वोट से प्राप्त करना वो सत्ता। लेकिन आप जहाँ जहाँ खड़ा होते हैं वहाँ आप, जैसे हम आदिवासी छात्र संघ बने थे तो आदिवासी छात्र संघ ने ये बात का ऐलान करा था कि हम सिर्फ अपने वोटों से हमको लड़ना है, क्योंकि ये बहुत व्यापक है, बड़ा है। जैसे झारखंड में ही 81 विधानसभा है, उसमें 28 विधानसभा ही आदिवासियों का है, तो आप सभी जगह ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें से आपको फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए या सत्ता को मजबूर करने के लिए आप कुछ जगहों में भी, और जो भी अपना लड़े, तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है 70% है, मेरे विधानसभा में 75% है, उसके बगल के भी विधानसभाओं में हमारा, जैसे गुमला में भी 75% है, सिसे में 75% है। क्यों अकेले नहीं जीत सकता है? लेकिन अभी तक वो अकेले नहीं जीता, वहाँ कांग्रेस जीतता है, बीजेपी जीतता है, हमेशा से जीतता रहा है। इसका मतलब ये लोग आदिवासियों को तोड़ के, मरोड़ के और अपना हित साधते हैं, अपनी पार्टी का हित साधते हैं। आदिवासी का हित कभी नहीं साधा गया, और इसीलिए आदिवासी अभी तक गरीब, लाचार, बेचारा, बेसहारा और शोषित और उत्पीड़ित है। दादा, 60-40 में आदिवासियों को क्या मिलेगा? देखो, ये गवर्नमेंट की नीति है इस पर, और हम तो ऐसा कहेंगे कि आदिवासियों को क्या मतलब है। आदिवासियों का भारत का संविधान ने उसका कोटा दिया है। अब यहाँ हमको 28% MLA, 28 MLA और 28%, 26% जो भी हो, हमको रिजर्वेशन मिल रहा है। ये कोई कट नहीं सकता है, चाहे 60-40 हो कि 100% हो, कि खतियान हो कि खतियान ना हो, कि 32 हो कि 35 हो, आदिवासियों को उससे कोई मतलब नहीं है। आदिवासियों को अपनी सीटें जो 26 हो, 100 में 26 को नौकरी मिलना है BDO CO का, वो मिलना ही है। 26, 60, 40 लगे कि न लगे, ये 32 लगे कि न लगे, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा संविधान जहां खतरा होगा, जहां घटेगा, जैसे 2026 में ही लोग घटाने का कोशिश करेगा, वो लड़ाई आदिवासियों का होगा, उससे हम घटने नहीं देंगे। इलीगल इन्फ्लक्स है, उसको रोकेंगे हम हर हालत में, तो वो लड़ाई उसकी है। यहाँ 60-40 से कोई मतलब नहीं है आदिवासियों को। आदिवासियों का अपना अधिकार 28-26 जो भी है संविधान के तहत में, उसका रिजर्वेशन, उसको कोई किसी भी तरह से कट नहीं हो सकता है। वो तो क्या चीज़ लेना है? और अगर 26 से बढ़ता 28 होता तो हम लड़ देते, 40-60 में लड़ देते, उसके बाद और मिलता तो हम लड़ देते। 1932 भी तो आदिवासियों के लिए नहीं था। 1932 यहाँ के सदानों का था। यहाँ के महतो भाई, बिहार का महतो ना आ जाए उसका रेस्ट्रिक्शन था। यहाँ का राजपूत भाई, यहाँ का ब्राह्मण बाहर से ना आ जाए उसका रेस्ट्रिक्शन था। यहाँ के आदिवासियों को तो उड़ीसा का आदिवासी आएगा तब भी उसको हटा देता है कि तुम उड़ीसा का हो, यहाँ नहीं आ सकते हो। छत्तीसगढ़ का आदिवासी है तो हटा देता है कि नहीं अलाउ हो। अगर संथाल भी है जो उड़ीसा से आ रहा है तो वो भी झारखंड का संथाल नहीं हो सकता है। अगर उरांव भी है जो छत्तीसगढ़ से आ रहा है तो वो भी यहाँ का उरांव नहीं हो सकता है। मतलब दूसरा स्टेट का भी उरांव या संथाल भी नहीं ले सकता है उसका सीट को, 28-26% सीट को। तो यहाँ 40 और 60 से क्या मतलब है हमारा। दादा, आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आप टाइम निकाले मेरे लिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा घर आए आप लोग, और घाटशिला से और उधर से जमशेदपुर से आकर के हमारे साथ रूबरू हुए, और आपने जो जानना चाहा तो हमारे दिल में था, जो हमने बताया आप सबको, और आदिवासियों का निदान कैसे हो सकता है उस सब पर भी चर्चा किया। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर।